साथियों आरआरबी एएलपी 2024 के लिए प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे। तो जिनका भी पेपर अभी 25, 26, 27, 28 और 29 नवंबर को है रेलवे एएलपी का, उनके लिए ये बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है, क्योंकि मैंने पूरे 100 क्वेश्चंस लिया है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है बिना स्किप किए हुए। साथियों आपको बता दें, मैंने रेलवे के लिए बहुत सारे साइंस के क्लास ऑलरेडी करवा दिए हैं, जो हर एक वीडियो में 100 क्वेश्चंस हैं। उन क्लासों को आप जरूर देख लेना। सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड मैंने करवाया है हर एक वीडियो में। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां भी आपको रेलवे का साइंस का एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगा, करंट अफेयर्स का एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगा अभी नया वाला, तो वो आप जरूर देख कर जाना पेपर से पहले। मैं डेली आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस करवा रहा हूं, कोई भी क्लास को मत करना। देखिए कल मैंने करंट अफेयर्स का एक क्लास करवाया है जिसमें 300 क्वेश्चंस हैं और एक ही वीडियो में पूरा 2024 के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैंने करवा दिया है। बाकी टॉपिक वाइज भी आपको करवा रहे हैं। और साइंस के सुपर मैराथन बहुत ही कम समय में 24 मिनट 25 मिनट में आपको जो है पूरे 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं। कल बायोलॉजी का एक क्लास अपलोड किया है जिसमें पूरे 150 क्वेश्चन है बहुत ही कम समय में, उसको आप जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। पहला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में? तो देखिएगा, वास्तविक वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब यानी वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब ये किस दर्पण में बनता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस में बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या बताओगे कि सर समतल दर्पण में बनता है, तो बिल्कुल करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण में। याद रखना, ये सेम क्वेश्चन अब तक बहुत ज्यादा बार पूछा गया है रेलवे में, तो याद रखना है समतल दर्पण में। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। देखिए वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है, कौन सा दर्पण? तो याद रखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ये दोनों जो होते हैं ये वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल और अवतल दोनों। आगे देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? तो प्रकाश का जो परावर्तन का नियम है वह यह कहता है कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। मान लेते हैं आपतन कोण का मान आपको 30 डिग्री दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया जाए कि परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो वहां भी आपको 30 डिग्री ही बनाना है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आपतन कोण जो है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है और यही है प्रकाश के परावर्तन का नियम। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा दिखता है? तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदा कैसा दिखता है? एक तो सीधा दिखेगा और एक आपका आभासी दिखेगा। याद रखना, सीधा और आभासी दिखता है। ऑप्शन नंबर सी। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। देखिएगा, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश जो होती है उसकी मात्रा को नियंत्रित करती है परितारिका। परितारिका जिसको हम अंग्रेजी में आइरिस बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है कैसा? अब देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त जब होता है ना, तो सूर्य जो गोल होता है सूर्य वो किस प्रकार से दिखता है हमें? भाई तो चपटा दिखता है साथियों, याद रखना चपटा। और ये किस कारण चपटा दिखता है? तो ये ऐसा भी पेपर में पूछा जाता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल चपटा क्यों दिखता है? आप बोलोगे सर प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? देखिए लेंस में इनमें से कौन सा पदार्थ है जो प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो भाई जल, प्लास्टिक, कांच ये सभी तो प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन लेंस में जो है ना मिट्टी प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो सिंपल सा ऑप्शन था, आपको चुनना था मिट्टी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। लेंस का क्षमता जो होता है और उसका जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो आप बोलोगे सर अपवर्तन है, बिल्कुल अपवर्तन है। आगे देखिए, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? देखिए आपको यहाँ समझा देते हैं, समझ लीजिए, ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। जैसे कि मान लेते हैं ये एक दर्पण है, ठीक है, ये एक दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, और ये जो है ना यहाँ से ये वाला भाग जो है ये आपका दर्पण की चौड़ाई हो गया। ये क्या हो गया? दर्पण की चौड़ाई हो गया। प्रकाश की किरण मान लेते हैं ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे आता है, तो ये तो ठीक है, लेकिन जब प्रकाश की किरण ऐसे ऊपर से आएगा तो ये पार हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये इसी को द्वारक कहते हैं। ये जो पार हो जाता है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम? तो द्वारक बोलते हैं। तो याद रखना, दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसको क्या कहा जाता है? तो भाई उसको जो है हम द्वारक बोलते हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है क्या? अब देखिए सोलर कुकर जो होता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? तो भाई याद रखना, अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं किसका? तो रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अवतल दर्पण का, याद रखना। आगे देखिए, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो साथियों हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, 2.42। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? साइड मिरर के रूप में, है ना, साइड मिरर के रूप में। तो याद रखना, उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भाई टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? साथियों याद रखना, संश्रित प्रकाश पुंज की। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, संश्रित प्रकाश पुंज। अगला है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? भाई सामान्य नेत्र की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? आप बोलोगे सर वास्तविक होता है और बिल्कुल उल्टा होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और उल्टा। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है किसके द्वारा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेत्र लेंस में समायोजन की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? तो करेक्ट आएगा सिलियरी पेशियों के द्वारा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? तो किसी, देखिए स्पष्ट दृष्टि के लिए नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु कितना होता है? तो दूर बिंदु होता है इन्फिनिटी, यानी अनंत, याद रखना। तो यहाँ निकट बिंदु पूछा है तो करेक्ट आएगा 25 सेंटीमीटर। आगे देखिए, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? वही जो मैंने आपको बताया, क्या होता है? अनंत पर होता है, इन्फिनिटी। अगला, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? जो पिक्चर देखने हम जाते हैं ना सिनेमा हॉल में, तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो भाई ये जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब होता है, आभासी नहीं होता, ये बिल्कुल वास्तविक होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक प्रतिबिंब। कौन, देखिए कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? भाई इनमें से कौन सा रंग है जिसका उपयोग खतरे के सिग्नल में करते हैं? देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर लाल रंग। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग का प्रयोग हम खतरे के सिग्नल में करते हैं, डेंजर के रूप में। किलोवाट घंटा ये किसका मात्रक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा ये किसका मात्रक है? आप बोलोगे सर ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो बिल्कुल उड़ा देंगे। तो बिल्कुल उड़ा के ही आना है, ऊर्जा का मात्रक है ना ये। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? देखिए प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों का मात्रक अलग होता है, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। याद रखना, प्रतिरोधकता पूछे तो ओम मीटर, केवल प्रतिरोध पूछे तो ओम। ये दोनों बातें याद रखना और हमेशा याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो ध्यान से देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम जनरेटर बोलते हैं, यानी जनित्र बोलते हैं। जनित्र जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा रहता है? तो भाई जिनको निकट दृष्टि दोष होता है उस व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है साथियों, और जिसको दूर दृष्टि दोष होता है उस व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा होता है ना। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो देखिए जब तेज प्रकाश आंख की पुतली पर पड़ता है ना, तो भाई पुतली का आकार जो है वो क्या होता है? आप बोलोगे सर छोटा हो जाता है। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना?
यकीन नहीं हो रहा है ना आपको? आप आंख में अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट जलाइए, देखो जैसे ही आंख में फ्लैश लाइट जलाओगे ना तो आपकी जो आंख है वो अपने आप देखो छोटी होती जाएगी। तो वो क्या छोटा होता है? पुतली ही तो छोटा होता है ना, याद रखना, छोटा। यानी तेज प्रकाश जैसे ही पुतली पर पड़ेगी उसका आकार छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है किसकी वस्तुओं को? तो भाई दूरदृष्टि दोष वाली जो आंखें होती हैं वो साफ साफ कहाँ की वस्तुओं को देख सकती है? दूर की वस्तुओं को देख सकती है ना। इसमें उल्टा होता है। मान लेते हैं निकट दृष्टि दोष अगर पूछ ले, देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है स्पष्ट, निकट की नहीं। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, दूर की वस्तुओं को। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता है उसे हम अंध बिंदु बोलते हैं। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, अंध बिंदु। आगे देखिए मानव नेत्र में क्या होता है? मानव का जो नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस होता है? आप बोलोगे सर उत्तल लेंस होता है, याद रखना उत्तल लेंस। अगला है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो देखो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग जो है ना कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए 2 मिनट। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई याद रखना इंद्रधनुष जो है ये साथियों प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक। अगला अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आप बोलोगे सर काला दिखाई देता है। याद रखना बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है, याद रखना है काला। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह कौन सा है? तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख में कहाँ पर बनता है? रेटिना में बनता है। रेटिना करेक्ट आएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, ध्यान से देखिए। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है साथियों टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला होता है। नेक्स्ट है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो भाई याद रखना दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, दिष्ट धारा। अगला है व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? याद रखिए व्यावसायिक मोटर जो होते हैं उनमें किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो भाई विद्युत चुंबक का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, विद्युत चुंबक। आगे देखिए मानव के वे 2 महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो मानवों में वो कौन से 2 महत्वपूर्ण भाग हैं जहां से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो देखिए करेक्ट आएगा हृदय और मस्तिष्क, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, हृदय तथा मस्तिष्क। आगे देखिए यानी याद रखना हार्ट और ब्रेन है ना, दिल और दिमाग। याद रखना जहां से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है मानव में, ऐसे याद अगर नहीं रहेगा तो दिल और दिमाग याद रखना। दिल यानी हृदय, दिमाग यानी मस्तिष्क। चलो आगे देखिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो देखो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो नर्म लोहे का, सॉफ्ट आयरन का। ऑप्शन नंबर बी नर्म लोहा, याद रखना है। अगला विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? आप बोलोगे सर फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, फैराडे ने। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु इनमें से कौन सा आवश्यक होता है? तो आप बोलोगे सर यूरेनियम होता है। बिल्कुल यूरेनियम याद रखना है। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? जब हम कोई भी शारीरिक काम करते हैं तो उसमें कौन सा ऊर्जा लगता है? विद्युत ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा नहीं, रासायनिक ऊर्जा बिल्कुल नहीं, पेशीय ऊर्जा लगता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, पेशीय ऊर्जा। ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? तो ऊर्जा के सभी रूपों में अंततः स्रोत जो है ना ये किसको माना जाता है? आप बोलोगे सर सूर्य को माना जाता है, सन को। ऑप्शन नंबर डी। डेनमार्क को क्या कहा जाता है? देखिए डेनमार्क को क्या कहा जाता है? तो पवन का देश, पवन चक्की का देश। ऑप्शन नंबर सी पवनों का देश, याद रखना। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा सौर सेल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, याद रखना सिलिकॉन का।
सौर सेल और ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? तो देखिए सौर सेल जो होते हैं ना, ये सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो भाई सौर सेल जो होते हैं सौर ऊर्जा को किस में करेंगे? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे या रूपांतरित करेंगे। तो करेक्ट आएगा विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? देखिए एलपीजी, बायोगैस, कोयला, इन सभी का प्रयोग खाना बनाने में करते हैं। सीएनजी का प्रयोग खाना बनाने में नहीं करते हैं। सीएनजी यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी का प्रयोग कहाँ करते हैं पता है ना? आपने सुना होगा कि ऑटो जो है वो गैस से चलती है, कार गैस से चलती है, बस गैस से चलती है। अभी बजाज ने एक बाइक लॉन्च किया है जो गैस से चलती है, तो वो भाई वही तो है सीएनजी। सीएनजी से ही चलता है वो वाहन, याद रखना। इसका प्रयोग खाना पकाने में नहीं करते हैं, इसका प्रयोग जो है वो वाहनों में किया जाता है फ्यूल के रूप में। चलिए आगे देखिए, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल जूल आप बताओगे सर, जूल होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन बल और भार, इन दोनों का ही मात्रक होता है, याद रखना। आगे देखिए, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? देखिएगा मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो 1971 में। ऑप्शन नंबर बी 1971। अगला क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? आप बोलोगे सर कैलोरी में माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी कैलोरी। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो विद्युत मात्रा यानी विद्युत धारा, और विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, एम्पियर, याद रखना। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि इनमें से कौन सा नहीं है? देखो वेग भी सदिश राशि है, संवेग भी आपका वैदिक राशि है। इसके आपका ना संवेग भी आपका सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ अगर आप देखोगे ना तो कोणीय वेग भी सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान जो है ये आपका सदिश राशि नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पदार्थ के संवेग, देखिए संवेग और वेग के अनुपात से, संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? आप बोलोगे सर द्रव्यमान प्राप्त की जाती है, याद रखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए रॉकेट की बात की जा रही है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिए रॉकेट जो होता है ना साथियों, देखिए रॉकेट ये किस सिद्धांत पर? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, न्यूटन। आगे देखिए, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? देखिए क्यूसेक से क्या मापा जाता है? याद रखना, क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जल का बहाव। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो याद रखना सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है स्टील। ऑप्शन नंबर डी। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती की केंद्र की ओर खींचा चला आता है? आप बोलोगे सर गुरुत्वाकर्षण की बात की जा रही है, बिल्कुल। आगे देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होता है? तो 1/6, 1/6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए आर्किमिडीज का जो नियम है वो भाई किससे संबंधित है? तो प्लावन के नियम से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। श्यानता की इकाई क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए श्यानता की इकाई क्या होती है साथियों? याद रखना पॉइज होती है, पॉइज। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो देखिए जब दूध से हम क्रीम को निकालते हैं तो उससे कौन सा बल लगता है ये पूछा जा रहा है। याद रखना अपकेंद्रीय बल लगता है, अभिकेंद्रीय नहीं, अपकेंद्रीय बल। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? याद रखना स्थितिज ऊर्जा होती है ना। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो mgh होता है, याद रखना। और यहीं अगर आपसे साथियों गतिज ऊर्जा का सूत्र पूछे तो वो होता है 1/2 mv²। ये दोनों आपको याद रखना है। ये दोनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, बहुत ही सरल, आप चुटकियों में आंसर कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो भाई सूर्य की जो ऊर्जा होती है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? वायुमंडल में बादल तैरता है किसके कारण?
याद रखना कम घनत्व के कारण, है ना, कम घनत्व के कारण। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी घनत्व। आगे देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो वस्तु का अगर मात्रा बदल देंगे ना तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? आप बोलोगे सर वस्तु की अगर मात्रा को हम बदल देते हैं तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? आप बोलोगे सर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। आगे देखिए, जब जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये तृतीय नियम के कारण संभव है, तीसरा नियम न्यूटन का। एंगस्ट्रम क्या मापता है? देखिए एंगस्ट्रम से क्या मापा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना एंगस्ट्रम से क्या मापा जाता है? तो तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? याद रखना 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? याद रखना हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन नंबर सी डेवी। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? तो इस परिघटना का कारण है सरफेस टेंशन यानी पृष्ठीय तनाव। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो इनमें से वो कौन सा द्रव है जिसका घनत्व सबसे कम होता है? तो याद रखिए, किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? पेट्रोलियम का। पेट्रोल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो भाई याद रखिएगा 746 वाट के बराबर। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली प्रमेय आधारित है किस पर? तो बर्नौली प्रमेय की बात की जा रही है जो कि साथियों ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो जैसे ही बर्फ पर दबाव को बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक जो है वो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए घट जाता है। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? इनमें से सबसे अधिक ऊष्माधारिता किसकी है? तो देखिए, ऊष्माधारिता सबसे अधिक है जल की। साथियों याद रखना जल की जो ऊष्माधारिता होती है वो सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होगा? इनमें से किससे सबसे अधिक जलन पैदा होगा? तो भाप से। भाप में क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? साथियों आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का जो संप्रेषण है वो क्या कहलाता है? देखिए करेक्ट आएगा संवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए संवहन। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? देखिए, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत ही अच्छा चालक है? तो साथियों राइट आएगा पारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा पारा। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? देखिए, जब ठोस से द्रव में पदार्थ बदलता है या अवस्था परिवर्तन होता है तो उसका हम गलन बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं, याद रखना। ठीक है। ठोस से कपूर से, देखिए ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है। यानी ठोस से सीधे वाष्प में जब परिवर्तन होता है ना, ठोस से जब सीधे वाष्प में परिवर्तन होता है तो उसको हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अगला है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व, ठीक है, देखिए किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम वाष्पीकरण बोलते हैं साथियों। आगे देखिए, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? देखिएगा, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा, याद रखना। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? याद रखिए, किसी स्थान के तापमान में अगर सहसा वृद्धि होती है तो जो अपेक्षिक आर्द्रता होती है ना साथियों वो घटती है। ऑप्शन नंबर बी घटेगी। याद रखना, किसी स्थान के तापमान में जब सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षिक आर्द्रता जो होती है वो घटती है। और अपेक्षिक आर्द्रता को किससे मापा जाता है ये भी आपको याद रखना है, तो हाइग्रोमीटर में। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो याद रखना अनुदैर्घ्य होती है। ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्घ्य। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगी? इनमें से सबसे अधिक किस में होगी? इन सभी में से सबसे अधिक होगी इस्पात में, याद रखना। सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस में होती है और ठोस में भी सबसे अधिक होता है एल्युमिनियम में, ये आपको याद रखना है। ठीक है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो भाई परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण है? तो रेडियो का समस्वरण स्टेशन जो है ये किसका उदाहरण होता है? आप बोलोगे सर अनुदान का उदाहरण है। बिल्कुल, अनुदान करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? आप बोलोगे सर ध्वनि से संबंधित है। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? देखिए, इनमें से कौन सी तरंगे हैं जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती है, यानी निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है? ध्वनि तरंगे, याद रखना।
जब ध्वनि तरंग चलती हैं तो वो अपने साथ क्या ले जाती हैं? देखिए, जब ध्वनि तरंगें चलती हैं ना तो साथियों वो अपने साथ क्या ले जाती हैं? याद रखिएगा, ऊर्जा ले जाती है। ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। अगला, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को देखिए, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होता है? याद रखना, जब प्रकाश के रेड, ब्लू, ठीक है, और ग्रीन यानी जो प्राथमिक रंग होते हैं, इन तीनों को अगर आपस में मिला देंगे ना साथियों तो उससे सफ़ेद कलर बनेगा, सफ़ेद रंग बनेगा। याद रखिएगा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो करेक्ट आएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेत्रदान में दांता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो नेत्रदान में साथियों कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कॉर्निया। याद रखिएगा। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, मायोपिया किसको बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं। नेक्स्ट है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो भाई जल में वायु का जो बुलबुला है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति इनमें से किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी? तो कांच में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कांच में। आगे देखिए, किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? देखिएगा, किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? तो तारे के ताप का। ऑप्शन नंबर बी, तारा का ताप। पीले रंग का पूरक रंग क्या होता है? देखिएगा, पीले रंग का जो पूरक रंग होता है वो होता है नीला। अगला, पानी। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है किसका? तो देखिए, पानी के ऊपर तेल परत जो चमकता है उसका कारण है व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर ए, व्यतिकरण। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो भाई अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? याद रखना, सिलेंडरी लेंस का। सिलेंडरी लेंस जिसको हम बेलनाकार भी बोलते हैं, बेलनाकार है ना, बेलनाकार लेंस का भी प्रयोग किया जाता है। याद रखना, अबिंदुकता दोष के उपचार में। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, ठीक है। आज आपको जो है ना शाम में जो है आज एक आपको पॉलिटी का क्लास कराऊंगा जिसमें पूरे 100 क्वेश्चंस होंगे। इस वीडियो को आप अपने रेलवे एग्जाम के लिए जरूर देख लेना, ठीक है। पूरे पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस कराने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। पेपर से पहले उसको जरूर देख लेना। जैसे ही अपलोड होगा सभी लोग टूट पड़ेंगे आज शाम में, ठीक है। बिल्कुल संविधान का क्लास रहेगा वो, तो संविधान का वो क्लास आपको देख कर ही जाना है। वैसे मैं डेली आपको क्लासेस करवा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उन वीडियोस को आप नहीं अगर देखें अभी तक तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना दिए हैं साइंस का और करंट अफेयर्स का, ठीक है। और डेली जो क्लासेस आएंगे उनको आपको देखना ही देखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में जो है प्रीवियस ईयर्स बेस्ड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो इस बार आपसे पूछे जा सकते हैं वही करवा रहा हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।